हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कैशलेस ट्रांजैक्शंस, प्लास्टिक कार्ड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएम के बारे में। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक होने जा रहा है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक। इसमें हम लोग जो देखेंगे वो हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि के बारे में। फिर हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड बनाने वाले कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड होते हैं उसमें। फिर हम देखेंगे जो कार्ड हमारा क्रेडिट नहीं बनाते हैं, में आता है आपका डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। फिर हम देखेंगे भारत में एटीएम। फिर हम देखेंगे लेन देन और शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने के लिए जो हमें याद रखने हैं। फिर हम देखेंगे एटीएम के प्रकार और उसके बाद हम देखेंगे सारांश। ठीक है। पहला हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड एक्सेट्रा। फिर हम देखेंगे कार्ड्स दैट बिल्ड क्रेडिट, द क्रेडिट कार्ड्स एंड चार्ज कार्ड्स। फिर हम देखेंगे उन कार्ड्स को, द कार्ड्स विच डू नॉट बिल्ड द क्रेडिट, debit cards and prepaid cards, ATMs in India, important facts to remember related to the transaction and charges, types of ATM and at last the sum। तो ये जो है ये हमारा एक कर्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है इस पूरे लेक्चर के दौरान। ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हम सभी के पास में जो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्लेमर इज लाइक the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this track and have any concerns or issues, then please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं या मालिक हैं और आपको कोई भी चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। तो आइए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के बारे में। देखिए, वैसे तो हमारे पास कई अलग अलग तरह की भुगतान विधियां हैं। जैसे कि हम चाहे तो नकद दे सकते हैं, हम डेबिट कार्ड के थ्रू जा सकते हैं, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू जा सकते हैं, हम एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आजकल तो आपका ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बहुत चलता है। ठीक है। नगद जब हम सीधा पैसा दे दें, डेबिट कार्ड जब हम अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो बाकी चीजें होती हैं। तो ये सभी जो कार्ड हैं इन सभी कार्ड के इस्तेमाल करके भुगतान करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन कुछ आपके क्रेडिट इतिहास को बनाने में मदद करती हैं और कुछ नहीं करती। तो ये क्रेडिट इतिहास क्या है, जिसे हम कई बार कहते हैं द क्रेडिट हिस्ट्री। अब अगर बात की जाए क्रेडिट हिस्ट्री की या क्रेडिट इतिहास की तो देखिए होता क्या है कि कई बार आप कभी अगर लोन लेने चाहते हो या कहीं भी आपने ऐसा कभी कोई फाइनेंस करने की कोशिश करी हो तो वो हमेशा आपके क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने पहले जिन किसी से पैसा लिया था, ठीक है, उनसे आपने पैसा कब लिया, कब वापस किया और किस हिसाब से उनका और आपका रिश्ता रहा, वो सभी क्रेडिट हिस्ट्री में दिखता है। ठीक है। और क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी लोन को लेने में और किसी भी तरह के फाइनेंस को कराने में। ठीक है। तो जो कार्ड है जो हमने अभी देखे, इनमें से कुछ कार्ड ऐसे हैं जो आपकी मदद करते हैं आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में। कुछ कार्ड ऐसे हैं जिनसे आप ट्रांजैक्शंस तो कर सकते हो, आप पैसा तो ले दे सकते हो, लेकिन उससे आपकी किसी प्रकार की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनेगी। ठीक है। भुगतान कार्डों के प्रकार को प्रत्येक प्रकार के कार्ड की विशेषताओं के आधार पर पहचाना जा सकता है, जिसमें शामिल है क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, एटीएम कार्ड और स्मार्ट कार्ड। सबसे पहली बात की जाए क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए, क्रेडिट कार्ड में
अगर हम बात करें, क्रेडिट कार्ड आपको उधार लिए गए पैसे, जैसे क्रेडिट कहा जाता है, से खरीदारी की अनुमति देता है। मान लीजिए आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो कि आपका 1 लाख की कैपेसिटी में आता है, ठीक है, उसकी जो वर्थ है 1 लाख रुपए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए के तक की। उसके पश्चात आपने जो पैसा निकाला है वो कुछ समय पश्चात आपको वापस देना हो। जैसे मान लीजिए आपकी जो क्रेडिट लिमिट थी वो 1 लाख रुपए की थी, आपने 80 हजार का जो सामान है वो उससे खरीद लिया। अब आपके पास जो 80 हजार रुपए है वो आपको उस कार्ड में कुछ समय के पश्चात लौटाने होंगे, और जो 80 हजार रुपए का आपने एक तरह से उधार लिया है उसे ही हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है। जैसे जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्च और खरीदारी करते हैं, आप एक बैलेंस बनाना शुरू कर देंगे जिसे हर महीने के अंत में चुकाना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, आपने जितना उसे इस्तेमाल करा उतनी उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। उस लिमिट को जिसको आपने खत्म किया है, उसको आपको हर महीने कुछ ना कुछ हिस्सा वापस से उस कार्ड में लौटाना पड़ता है, ताकि जो उसकी लिमिट है वो पूरी हो सके। ठीक है। यानी उसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड बैलेंस। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड था, आपने 80 हजार रुपए निकाल लिए, तो अब उस कार्ड की जो लिमिट है वो सिर्फ 20 हजार बची है। अब वो जो 80 हजार रुपए हैं वो आपको उस कार्ड में लौटाने हैं धीरे धीरे करके, ताकि जो उसकी लिमिट है वापस से 1 लाख पहुंच सके। क्रेडिट कार्ड रखने के अधिक तत्कालीन लाभ अतिरिक्त खरीद शक्ति और लचीलापन। अतिरिक्त खरीद शक्ति और लचीलेपन की अगर हम बात करें, तो देखिए इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। देखिए मान लीजिए आप बाजार में गए किसी भी, और वहां पे आपको एक चीज पसंद आई जिसकी जो मूल्य है, जिसकी जो कीमत है वो है 1,80,000 रुपए। ठीक है। लेकिन आपके पास उस समय सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, यानी अब आपके पास 80 हजार रुपए की कमी है। ठीक। तो ऐसे में क्या हुआ, जो आपकी खरीद शक्ति थी, जो आपकी परचेसिंग पावर थी, वो रुक गई। आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास पूरा पैसा है नहीं। फ्लैक्सिबिलिटी, आपका लचीलापन भी गया। कारण, क्योंकि अब आप सिर्फ वो चीज दे सकते हो जिनका मूल्य 1 लाख रुपए है या 1 लाख से कम है, क्योंकि 1 लाख ही आपके पास है, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर अब आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, तो क्या हुआ कि आपने चीज पसंद करी जो 1,80,000 की थी, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपने 80 हजार रुपए और निकाल दिए। अब आपकी जो टोटल लिमिट है वो बन गई 1,80,000। तो अब क्या हुआ, आपकी जो खरीद शक्ति थी वो भी बढ़ गई। जो चीज पहले आप नहीं परचेज कर पा रहे थे वो आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, आपका जो लचीलापन था, वो भी अब बन गया। ठीक है। यानी अब आप वो चीज भी देख सकते हैं जो 1 लाख से ऊपर की है। अधिकांश व्यवसाय जो हैं वो अक्सर क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ सेवाएं हैं जिसमें उबर और कार रेंटल एजेंसी शामिल हैं, वह केवल क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान लेती हैं, और ये निर्भर करता है कि व्यवसाय किस तरह का है, चीजें किस तरीके की। ठीक है। वो एक से दूसरे में डिफर हो सकती हैं, ऐसा कोई भी हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा चार्ज कार्ड। देखिए जब बात की जाए चार्ज कार्ड की, तो चार्ज कार्ड काफी हद तक सुनने में या देखने में हमें क्रेडिट कार्ड जैसा लगता है, लेकिन वैसा है नहीं। उस पे कुछ, आप कह सकते हैं, उसकी कुछ विभिन्नताएं हैं, उसके कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि जो चार्ज कार्ड है वो असल असल में धारकों के लिए बड़े, अक्सर असीमित क्रेडिट सीमाएं प्रदान करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप क्रेडिट कार्ड का कहीं इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की एक फिक्स लिमिट होती है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का है, तो आप 1 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन उस कार्ड से नहीं कर सकते हैं। आपकी एक लिमिट फिक्स हो गई है। ठीक है। लेकिन चार्ज कार्ड क्या करता है, चार्ज कार्ड की कोई फिक्स लिमिट नहीं है। अगर आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का भी ट्रांजैक्शन करना है तो आप चार्ज कार्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यानी जो क्रेडिट सीमा है चार्ज कार्ड की, वो ज्यादा है जब हम उसे क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करते हैं। ठीक है।
चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच जो मुख्य अंतर होता है वो यह है कि चार्ज कार्ड के साथ किए गए किसी भी शुल्क का भुगतान हर महीने के अंत तक पूरा करना होता है। कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं। अब ये क्या हुआ मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपके पास चार्ज कार्ड है। ठीक है। आपने दोनों का इस्तेमाल किया। आपने क्रेडिट कार्ड से 80,000 रुपए निकाले। चार्ज कार्ड से भी आपने 80,000 रुपए निकाले। ठीक है। अब क्या है, जो क्रेडिट कार्ड के 80,000 रुपए हैं वो आपके पास चॉइस होती है। या तो आप एक साथ लौटा सकते हैं, या अगर आप एक साथ नहीं लौटा सकते तो हर महीने के अंत में जो आपको न्यूनतम शेष राशि मिलती है आप उसके द्वारा वो पैसे लौटा सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बताता हूं आपको। आपने 80,000 रुपए निकाले। अब आप एक साथ वापस नहीं करना चाहते तो आपने क्या करा, आपने 8-8 हजार करके 10 महीने में वो सारे पैसे चुका दिए। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास चार्ज कार्ड है और तब आपने 80,000 रुपए निकाले हैं तो ऐसे में आपको कोई भी न्यूनतम शेष राशि का विकल्प नहीं मिलेगा। यानी आपको वो 80,000 रुपए एक साथ एक बारे में ही देने होंगे। आप उनको एक एक करके अलग अलग करके नहीं दे सकते। ठीक है। तो यही आपका मेन डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड की रिपेमेंट। चार्ज कार्ड पे अपनी पूरी शेष राशि का भुगतान ना करने पर शुल्क और दंड लगेगा। यानी अगर आपने चार्ज कार्ड से 80,000 रुपए निकाले थे और आप उसे तय समय पे वापस नहीं कर पाए किन्हीं भी कारणवश, तो आपको ऐसे में शुल्क और जो दंड है यानी कह सकते हैं फीस एंड पेनल्टीज हैं वो देनी पड़ेंगी। एक चार्ज कार्ड जो आपके क्रेडिट इतिहास का निर्माण करेगा। हालांकि चार्ज कार्ड के लिए स्वीकृत होने के लिए आमतौर पर एक मजबूत क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता होती है। देखिए, चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही ऐसे कार्ड हैं जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की आप कह सकते हैं संरचना करते हैं, उसे बनाते हैं। ठीक है। लेकिन चार्ज कार्ड में थोड़ी सी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ज्यादा पावरफुल बनती है बाकियों के मुकाबले। कारण क्या है, मैं कारण आपको समझा देता हूं। देखिए, जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पैसों को लौटाने में। अगर आप पूरे पैसे एक बार में नहीं लौटा पा रहे हैं किन्हीं भी कारणवश, तो आप कुछ कुछ करके एक एक करके बाकी पैसे लौटा सकते हैं। लेकिन चार्ज कार्ड में ये जो फैसिलिटी है आपके पास है ही नहीं। या तो आपको पूरा पैसा लौटाना है एक साथ ही, नहीं तो आपको शुल्क और दंड में लगेगा। तो इसीलिए जो चार्ज कार्ड आपके क्रेडिट हिस्ट्री बनाता है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल बनाता है। क्योंकि ये चीज दर्शाती है कि जो भी इंसान है जिसके पास वो कार्ड है वो उधार ले सकता है और सही समय पे उतना वापस भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन चार्ज कार्ड के लिए स्वीकृत होना यानी एलिजिबल होने के लिए आमतौर पे एक मजबूत क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता होती है। ठीक है। वो क्रेडिट स्कोर आपको बनाना पड़ेगा तभी आपको चार्ज कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड। जब आप पहली बार किसी बैंक में चेकिंग खाता खोलते हैं तो आपसे सबसे अधिक संभावना है कि इस खाते में पैसा जमा करने के लिए किया जाएगा। यह एक डेबिट कार्ड आपका बैंक खाते का सीधा जुड़ाव होता है। देखिए, मैं अब आपसे बात करता हूँ छोटे से सेविंग अकाउंट्स के बारे में। ठीक है। मैं बाकी किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, नो फ्रिल्स अकाउंट या फिर मैं और किसी अकाउंट की बात नहीं करूंगा आपसे। अगर आपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोला है तो आमतौर पे आपसे कहा जाता है कि आपको कुछ पैसे उस बैंक अकाउंट में हमेशा जमा करके रखने पड़े। आमतौर पे 10,000 रुपए आपसे कहा जाता है कि आपको हर समय बैंक में जमा करके रखने हैं। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका डेबिट कार्ड है वो आपको दिया जाता है। ठीक। जो डेबिट कार्ड है और आपके बैंक खाते का सीधा जुड़ाव कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं आपके अकाउंट में, तो जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा उसकी लिमिट भी 10,000 रुपए होगी। यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप उस पैसे को निकाल सकते हैं जो कि आपके द्वारा आप ही के खाते में जमा करवाए गए हैं। ठीक है। इसीलिए जितना ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में जमा होगा बैंक में, उतना ही ज्यादा आपके डेबिट कार्ड की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी पैसे निकालने की। ठीक है।
डेबिट कार्ड का उपयोग करने से आपके बैंक खाते की धनराशि स्वचालित रूप से कम हो जाएगी। अधिकांश डेबिट कार्डों पर वीजा या मास्टर कार्ड जैसे क्रेडिट नेटवर्क का लोगो होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ कि अगर आपने अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा है वो कम हो जाएगा। देखिए जाहिर सी बात है, हमने अभी अभी देखा कि डेबिट कार्ड में जो भी पैसा है, जो भी हम निकाल रहे हैं, वो असल में निकल हमारे बैंक अकाउंट से ही रहा है। तो अगर आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने 5,000 रुपए डेबिट कार्ड से निकाल लिए, तो 5,000 रुपए आपके अकाउंट से ही आपके पास में आए हैं, तो अब आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए ही बचेंगे। ठीक है। और कुछ जो ऐसे डेबिट कार्ड्स हैं उन पे वीजा और मास्टर कार्ड को लोगो भी लगा होता है, जो कि उन्हें इंटरनेशनल कार्ड्स बनाता है। इन क्रेडिट नेटवर्कों का उन पर मुद्रित होना इस बात का संकेत है कि डेबिट कार्ड को कई स्थानों पर भुगतान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप अ, हिंदुस्तान के बाहर कहीं गए हुए हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप दुबई में हैं। अब दुबई में आपको पैसों की जरूरत है और आपका जो अकाउंट है वो भारत में है। ठीक। लेकिन आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो वीजा या मास्टर कार्ड का है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि दुबई के किसी भी एटीएम में जाके आप उसको स्वाइप करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो यही फायदा होता है वीजा या मास्टर कार्ड का कि आप अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस तक कर सकते हैं। इसके बावजूद डेबिट कार्ड का उपयोग करने से आपका क्रेडिट इतिहास नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिए, मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड क्रेडिट हिस्ट्री तभी बनती है जब आपने पैसा लिया हो और उसके पश्चात आपने वो पैसा चुका दिया हो। ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्योंकि आपने कहीं से पैसा लिया ही नहीं, वो पैसा तो आपका अपना ही था। तो जब आप खुद का ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पैसा किसी को लौटाना ही नहीं है, तो क्रेडिट इतिहास या फिर क्रेडिट हिस्ट्री बनने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक है। कार्ड्स दैट डू नॉट बिल्ड क्रेडिट, डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड। तो डेबिट कार्ड्स का मुझे उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ में आ गया हो। एक साइड नोट के रूप में डेबिट कार्ड का उपयोग एटीएम से नकद निकालने या जमा करने के लिए भी किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार्ड भी होते हैं जिन्हें एटीएम कार्ड कहा जाता है। ठीक है। एक डेबिट कार्ड खुदरा आउटलेट्स पे, जिन्हें हम कहते हैं रिटेल आउटलेट्स, उन पे इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 अंक के पिन द्वारा सुरक्षित होता है। और एटीएम पर और ऑनलाइन लेन देन के लिए 6 अंक के 3D सुरक्षित पासवर्ड द्वारा जो कार्ड किसी भी धोखाधड़ी से सुरक्षित रखा जा सकता है और बनाता है। वहीं आता है हमारा प्रीपेड कार्ड। देखिए, प्रीपेड कार्ड जो है वो असल में डिपार्टमेंट स्टोर्स में खरीदे जा सकते हैं। जब आप एक प्रीपेड कार्ड खरीदते हैं तो आप उसमें पैसे लोड कर रहे हो। जैसे भारत में कई सारे आपके मॉल्स हैं या फिर कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। यदि आप वहां जाएं तो उनके खुद के प्रीपेड कार्ड्स होते हैं। आपको क्या करना है, आपको वो कार्ड लेना है। उसके बाद आपको उस कार्ड का रिचार्ज कराना है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का आपने उसमें रिचार्ज करा दिया। अब क्या होगा कि आप उस शॉपिंग मॉल में जब भी जाएंगे, तब आपको कैश कैरी करने की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मतलब कुछ जरूरत नहीं है आपको। आप उस कार्ड से 10,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं जितने का आपने उसमें रिचार्ज कराया था। ठीक है। वहीं पे अगर आपने एक बार अपने पूरे फंड का उपयोग कर लिया, तब आपको दोबारा से उसे लोड कराने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, 10,000 का आपने रिचार्ज कराया था, आपने 10,000 रुपए ही इस्तेमाल कर दिया। तब अब क्या होगा, उसमें आपका जो आपका बैलेंस था वो खत्म हो गया। अब आपको दोबारा से 10,000 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक है। एक प्रीपेड कार्ड नकदी ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, लेकिन आपके क्रेडिट इतिहास बनाने में कोई मदद नहीं करता है। यानी आप भले ही कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनेगी। कारण क्या है? आपने कार्ड लिया, आपने पैसे चार्ज कराया, जो पैसा था वो आपने दिया, आपने किसी से लेके नहीं दिया, आपको किसी को चुकाना नहीं है। तो जब हम लेन देन रखते ही नहीं है पैसे का, तो वो क्रेडिट इतिहास से, क्रेडिट हिस्ट्री से अपने आप ही बाहर हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात आते हैं हमारे एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड एक पिन आधारित कार्ड है
इसका मतलब है कि इसे एटीएम में उपयोग करने के अलावा आप इसे खरीदारी करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको उसमें बताना पड़ता है अपना व्यक्तिगत पहचान नंबर, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम कहते हैं पिन। यदि व्यापारी आपके कार्ड के पीछे सूचीबद्ध एक ही इलेक्ट्रॉनिक एटीएम नेटवर्क में से उपयोग कर रहा है, तब आप डायरेक्टली एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके भी सामान खरीद सकते हैं। प्रमुख अंतर: एटीएम कार्ड बनाम डेबिट कार्ड। सबसे पहला है हमारा एटीएम कार्ड, केवल एटीएम पे ही उपयोग किए जा सकते हैं। यानी यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप सिर्फ उसे एटीएम पे खड़े होकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाकी किसी जगह पे उसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जमा की आवश्यकता होती है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप डेबिट कार्ड का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने का सबसे पहला नियम यही है, क्योंकि वो आपके अकाउंट से ही पैसा इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात आता है हमारा स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड एक सुरक्षा टोकन है, जिसमें एक एम्बेडेड चिप होती है, जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं, ये चिप होती है। स्मार्ट कार्ड आमतौर पे ड्राइवर के लाइसेंस के समान के आकार के होते हैं, धातु या प्लास्टिक से बने हो सकते हैं। वह या तो सीधे भौतिक संपर्क, जिसे चिप और डिप भी कहा जाता है, द्वारा, या निकट क्षेत्र संचार जैसे कि शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी मानक के माध्यम से एक रीडर से जुड़ सकते हैं। स्मार्ट कार्ड पर एक चिप या तो एक माइक्रो कंट्रोलर चिप हो सकता है, यह एक एम्बेडेड मेमोरी चिप हो सकती है। स्मार्ट कार्ड को छेड़छाड़ प्रतिरोधी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इन मेमोरी जानकारी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर चिप वाले कार्ड में ऑन कार्ड प्रोसेसिंग फंक्शन करने की क्षमता होती है, और वह चिप की मेमोरी में जानकारी जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और हेरफेर कर सकते हैं। स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम क्या है? ठीक है, अगर हमें एटीएम्स को भारत में समझना है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एटीएम होता क्या है। तो एटीएम जो होता है, स्वचालित टेलर मशीन, एक कंप्यूटरकृत मशीन है जो बैंकों के ग्राहकों को नकदी निकालने और अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन करने के लिए अपने खाते तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है, बिना वास्तव में अपनी बैंक शाखा का दौरा किए। फिर आता है हमारा व्हाइट लेबल एटीएम। गैर बैंकों द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम्स कहा जाता है। गैर बैंक एटीएम ऑपरेटर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत किया गया है। नोट की अगर बात की जाए, देखिए, गैर बैंक इकाई को व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने की अनुमति देने तक एटीएम के भौगोलिक प्रसार को बढ़ाने के लिए उन्नत ग्राहक सेवा के लिए रहा है। एटीएम, उसके बाद आता है हमारा WLA, पर किस प्रकार के कार्ड का उपयोग किया जा सकता है? एटीएम WLA क्यूम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ओपन प्रीपेड कार्ड जो नकद निकासी की अनुमति देता है, बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, का उपयोग हम लोग एटीएम या WLA पे विभिन्न लेन देन के लिए कर सकते हैं। अब इनमें उपलब्ध सेवाएं या सुविधाएं कौन सी है? नकद वितरण के अलावा एटीएम ग्राहकों को कई अन्य सेवा सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें कि खाता जानकारी, नकद जमा, नियमित बिल भुगतान, मोबाइल के लिए रीलोड वाउचर की खरीद, मिनी संशोधित विवरण, पिन परिवर्तन और चेक बुक के लिए अनुरोध शामिल है। एटीएम लेन देन किसके साथ किया जा सकता है? ग्राहक एटीएम में अपना कार्ड डालते हैं, स्वाइप करते हैं और अपना व्यक्तिगत पहचान संख्या PIN या पिन नंबर डालते हैं। PIN वह संख्यात्मक पासवर्ड है जिसे बैंक द्वारा कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को अलग से मेल हस्तांतरित किया जाता है। अधिकांश बैंक ग्राहकों को पहले उपयोग पर ही PIN बदलने की आवश्यकता देते हैं। अब हम बात करें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए हैं जो हमें याद रखने ट्रांजैक्शन चार्जेस से। ठीक है, तो देखिए, 1 नवंबर 2014 से प्रभावी एक बैंक को अपने बचत बैंक खाता धारकों को एटीएम पर न्यूनतम संख्या में मुफ्त लेन देन की पेशकश करनी होती है। किसी भी स्थान पर बैंक के अपने एटीएम पर लेन देन 1 महीने में न्यूनतम 5 मुफ्त लेन देन देने होंगे। मेट्रो स्टेशन स्थानों पर किसी अन्य बैंक के एटीएम पर लेन देन 6 मेट्रो स्थानों जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद में स्थित एटीएम के मामले में 1 महीने में न्यूनतम 3 लेन देन। गैर मेट्रो स्थानों पर किसी अन्य बैंक के एटीएम पर लेन देन 1 महीने में न्यूनतम 5 मुफ्त लेन देन देने होते हैं। नोट: एटीएम पर निर्धारित संख्या से अधिक लेन देन के लिए ग्राहकों से शुल्क किया जा सकता है। ग्राहक से उसकी बैंक के द्वारा प्रति लेन देन अधिकतम ₹20 प्लस सेवा कर, यदि कोई हो, शुल्क लिया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा
अन्य बैंक जिसमें सफेद लेवल एटीएम पर असफल एटीएम लेन देन के मामले में अगर देखा जाए जिसका जो पैसा है वो डेबिट हो गया है लेकिन जो लेन देन था वो सफल नहीं हो पाया, तो ऐसे में क्या क्या होता है? तो ग्राहक को जल्द से जल्द कार्ड जारी करने वाले बैंक में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक की शिकायत को 7 कार्य दिवसों के भीतर ही ग्राहक की शिकायतों का समाधान करके खाते में पुनः क्रेडिट करने का निर्देश दिया गया है। 1 जुलाई 2011 से प्रभावी बैंकों को असफल एटीएम लेन देन के लिए शिकायत के प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवस से अधिक समय तक पुण्य क्रेडिट कार्ड में पुण्य क्रेडिट करने में देरी होने के कारण प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा देना होगा। यदि कार्ड जारी करने वाले बैंक उसकी उसकी शिकायत का निवारण नहीं करता है तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल का सहारा ले सकता है, जिसे हम बैंकिंग ओम्बड्समैन कहते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एटीएम की। सबसे पहला है हमारा ऑन साइट एटीएम। वह एटीएम है जो बैंक परिसर के अंदर संचालित स्थित होते हैं। ऑफ साइट एटीएम यह वह एटीएम है जो कि बैंक परिसर के बाहर स्थित होते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल, आवासीय सोसाइटी आदि। व्हाइट लेवल एटीएम वह एटीएम है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा स्वामित्व और संचालित होते हैं। ग्रीन लेवल एटीएम वह एटीएम है जो मुख्य रूप से कृषि से संबंधित लेन देन के लिए स्थापित किए जाते हैं। ऑरेंज लेवल स्टेडियम सॉरी एटीएम वह एटीएम है जो मुख्य रूप से शेयर लेन देन के लिए स्थापित किए जाते हैं। येलो लेवल एटीएम वह एटीएम है जो मुख्य रूप से ई कॉमर्स लेन देन के लिए स्थापित किए गए हैं। पिंक लेवल एटीएम वह एटीएम है जो मुख्य रूप से महिलाओं के बैंकिंग के लिए स्थापित किए गए हैं। ब्राउन लेवल एटीएम वह एटीएम है जहां मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं होते हैं बल्कि इसे पट्टे पर लिया गया होता है। यहाँ पे हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया। यदि बात की जाए हिस्ट्री की, देखिए हमने देखा भुगतान कार्ड के प्रकार जैसे क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड को। इसके बाद हमने देखा एटीएम कार्ड और स्मार्ट कार्ड को भी। फिर स्वचालित टेलर मशीन को हमने देखा, परिभाषा क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, कार्ड संगतता क्या होती है। एटीएम सेवाएं देखी हमने कैसे कैसे मिलती है। एटीएम लेन देन में हमने देखा कि अगर कोई लेन देन आपने जो सफल किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया तो उसके लिए कितने दिवस में आपको पैसा वापस मिलना चाहिए और कितना उस पे फिर टैक्स है जो बैंक को देना पड़ता है। एटीएम के प्रकार हमने देखे, ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम, येलो लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी का धन्यवाद।